मान लो आपने एक लोगो डिजाइन किया जिसमें जो मैंने पिछली 9 टिप्स शेयर की आपके साथ, आपने वो सारी फॉलो की हैं, बट अगर आपने इस टिप को फॉलो नहीं किया तो सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। हेलो डिजाइनर्स एंड वेलकम बैक। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक लोगो डिजाइनर हूँ और सोशल मीडिया डिजाइनर हूँ, और मैं पिछले 3 सालों से एज अ लोगो डिजाइनर एंड सोशल मीडिया डिजाइनर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 लोगो डिजाइनिंग की टिप्स शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से सीखी है। और ये टिप्स सबके लिए हैं, चाहे आप डिजाइनर हो या डिजाइनर बनना चाहते हो, ये टिप्स सबके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, स्टार्ट विद ब्लैक एंड व्हाइट। मोस्टली बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर्स क्या करते हैं कि लोगो स्केच करने से पहले ही वो कलर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, जो कि लोगो डिजाइनिंग की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट कलर की सजेशन खुद देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिजाइनर को खुद सेलेक्ट करना पड़ता है, बट कलर सिलेक्शन कोई आम बात नहीं है। इस तरह नहीं है कि मतलब आपका दिल किया तो आपने येलो या रेड कर लिया, वाइट और ब्लैक कर दिया, इस तरह नहीं होता। कलर के पीछे भी एक पूरी थ्योरी होती है जिसको समझ के हमें कलर सेलेक्ट करना चाहिए। और लोगो डिजाइनिंग का स्टार्ट स्केचिंग से होना चाहिए, ना कि कलर सिलेक्शन से। कलर सिलेक्शन लोगो डिजाइनिंग के प्रोसेस में सबसे लास्ट में आता है। इसी वजह से मैं जब भी लोगो डिजाइन करने के लिए बैठता हूँ, मैं लोगो के कलर्स के बारे में सोचता ही नहीं हूँ until I have 3 good concepts ready in my sketchbook. Tip number 2, logo is not a company, it's just a face of company. मैंने बहुत से डिजाइनर्स को देखा है जो कहते हैं कि क्लाइंट से उनका काम अच्छा नहीं लग रहा, या फिर वो अपने क्लाइंट को ज्यादा नहीं चार्ज कर पा रहे अपने लोगों के लिए जो वो डिजाइन कर रहे हैं उनके लिए। अब यहाँ मसला ये नहीं कि आपको क्लाइंट्स बुरे मिल रहे हैं, बल्कि मसला ये है कि आप सोचते हैं आपका लोगो जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजें बताए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि कंपनी क्या करती है, ये भी चीज शो हो लोगों में। कंपनी का विजन क्या है, ये विजन भी शो हो। कंपनी की हिस्ट्री भी शो हो। ये सारी चीज़ें जब आप लोगों में मिलाना चाहते हैं तो फिर वो एक लोगो से हट के कोई अजीब चीज़ बन जाती है। मतलब आप यहाँ पर एप्पल के लोगो को देख लें, क्या वो एप्पल सेल करते हैं? नहीं ना। मतलब मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि लोगो आपकी कंपनी का एक फेस होता है। इट शुड बी मेमोरेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर क्लाइंट आपके पास आया और उसने कहा कि भाई मुझे एक लोगो डिज़ाइन करवाना है, फॉर एग्जाम्पल एक मार्ट का लोगो डिज़ाइन करना है आपने, तो आप मार्ट की वो जो ट्रॉली होती है आप वो लेकर उसी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करने लग जाएं। या फिर अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड आ गया तो आप उनकी जो क्लोथ्स बनाने वाली मशीन होती हैं आप उनको लेकर मिनिमलिज्म की तरफ चले जाएं। इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक सही से प्रोसेस होना चाहिए। पहले आपको उनका बैकग्राउंड समझना चाहिए, आपको उनकी हिस्ट्री समझनी चाहिए, आपको उनका यूनिक पॉइंट समझना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस तरह से इनके लोगों को एक मीनिंगफुल और यूनिक बना सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेमोरेबल बना सकते हैं। क्योंकि लोगों की इंपॉर्टेंस ये नहीं होती कि वो क्या मीनिंग शो कर रही है, बल्कि ये होती है कि वो कितना मेमोरेबल है। क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगो मेमोरेबल होगी, कंपनी की पब्लिसिटी भी उतनी ज़्यादा आसान होगी। टिप नंबर 3, कर्निंग। आई थिंक सब लोगों को कर्निंग के बारे में पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो लोगों के टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको जो मैनेज करते हैं, उस मैनेज करने के प्रोसेस को कर्निंग कहा जाता है। और कर्निंग जो है वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग की जो दूसरी फील्ड्स हैं जैसे सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, उनमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी लोगो डिज़ाइन में इंपॉर्टेंट होती है। और एडोब इलस्ट्रेटर में जो कर्निंग की जो वैल्यू सेट की हुई है वो सिर्फ पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए सेट है, वो लोगो डिज़ाइन के लिए नहीं है। कर्निंग पर भी एक डिटेल वीडियो आने वाली है, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वो नोटिफिकेशन मिस ना हो। बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑल्ट प्लस ऑप्शन की प्रेस करें और लेफ्ट और राइट की से एडजस्ट कर लें, और जहाँ पर आपको स्पेसिंग सही लगे वहाँ पर स्टॉप कर दें। तो अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम मैंने रखा है डू नॉट ओपन गूगल और पिंटरेस्ट। और ये टिप मैंने अनेक जैन भाई से सीखी है। अब ये बात तो हम सबको पता है कि गूगल या पिंटरेस्ट ओपन करके वहाँ से आइडियाज़ फाइंड करना और फिर उन सबको मर्ज करके एक अलग नया लोगो डिज़ाइन करना कितना आसान होता है, बट कभी कभार ये मुश्किल भी पड़ जाता है। इस तरीके से बहुत सारे डिज़ाइनर्स अपना लोगो डिज़ाइन भी कर लेते हैं और जो फाइनल क्लाइंट्स को डिलीवरी करनी होती है वो भी कर देते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप इस तरीके से लोगो डिज़ाइन कर देते हैं, आप उस वक्त फाइनल भी कर देते हैं, लोगो क्लाइंट आपको पेमेंट भी कर देता है, बट आफ्टर 2 to 3 days क्लाइंट आपके पास वापस आ जाता है कि भाई जो लोगो आपने डिज़ाइन किया उसी तरह का सेम डिज़ाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है। क्योंकि जिस प्रोसेस से आपने लोगो डिज़ाइन किए वही प्रोसेस दूसरे डिज़ाइनर भी अप्लाई करते हैं। और मोस्ट ऑफ दी केसेस में जब डिज़ाइनर्स 5-6 लोगों को मर्ज करके एक डिज़ाइन बनाते हैं तो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स का डिज़ाइन सेम आता है, और इस वजह से जो आपने लोगो डिज़ाइन किया है उसकी सारी पेमेंट आपको रिफंड करनी पड़ सकती है अपने क्लाइंट को। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कर रहा, ये सेम चीज़ अनेक जैन भाई के साथ हो चुकी है। इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप लोगो डिज़ाइन करने के लिए बैठें
मिनिमम 15 to 20 स्केचेस स्केच कर लें और फिर उनमें से 3 या 4 को फाइनलाइज कर दें और फिर उसके बाद अपना लोगो फाइनलाइज करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दें। और ये सारा प्रोसेस गूगल या फिर कोई और प्लेटफॉर्म ओपन करने के अलावा होना चाहिए, नहीं तो आपको लोगो फ्लॉप हो सकता है। टिप नंबर 5, स्केच एटलीस्ट 15 to 20 स्केचेस। आपने ये चीज बहुत सारे डिजाइनर से सुनी होगी कि अपना लोगो फाइनलाइज करने से पहले मिनिमम 50 to 20 स्केचेस स्केच कर लें, और यही सेम चीज मैंने अभी पहले भी कही है। ज्यादातर बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में 2 से 3 या फिर ज्यादा 5 स्केच करते हैं और फिर उन्हीं में से किसी एक स्केच को फाइनल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके डिजाइन इतने ज्यादा बेहतर नहीं आ पाते और क्लाइंट्स उनको ज्यादा पे भी नहीं करते हैं। और ये जो रूल है 15 to 20 स्केचेस वाला है बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप एक दफा ये ट्राई करके देखें, स्टार्टिंग के जो आपके डिजाइन होंगे वो बिल्कुल बेकार आएंगे, बट आफ्टर सम टाइम जब आप बहुत ज्यादा स्केचेस स्केच कर चुके होंगे और प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपके जो डिजाइन है उनमें खुद ही खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी और आपके डिजाइन इंप्रेसिव लगने लगेंगे, जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट को ज्यादा भी चार्ज कर सकेंगे। आप एक दफा ये 20 स्केचेस वाला रूल अप्लाई करके देखें। यू विल बी थैंकफुल फॉर मी टू सजेस्टिंग दिस टिप टू यू। तो अब आती है टिप नंबर 6, ऑलवेज मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर लोगो। मोस्टली बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर्स क्या करते हैं कि वो अपना लोगो डिजाइन करने के बाद एज इट इज अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। चाहे आपने पिछले सारे रूल्स अपने लोगो पर अप्लाई किए हुए हों, लेकिन अगर आपने ये वाला रूल मिस कर दिया तो आपका लोगो जाया हो जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत जाया हो सकती है। आप अपने क्लाइंट को सिंपल जेपेग और पीएनजी की फाइल सेंड करते हैं, इस वजह से आपके क्लाइंट चले जाते हैं और उनको आपका डिजाइन भी अच्छा नहीं लगता। अब इसका हल क्या है मैं बताता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था अपने लोगो डिजाइनिंग का प्रोसेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे जो पिछले 2 स्केचेस थे, जो फर्स्ट मैंने 2 स्केचेस अपने क्लाइंट को सेंड किए थे, वो रिजेक्ट हो चुके थे जस्ट बिकॉज मैंने जेपेग फाइल सेंड की थी क्लाइंट को, जिसकी वजह से वो ने बिल्कुल भी सही नहीं समझ आया था। आप उस वीडियो में जाकर देखना, जब मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट शेयर किया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी मैंने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, जिसमें मैंने उनके काम से रिलेटेड मॉकअप्स, उनकी सारी डिटेल्स, उनके जो लोगो की जो मीनिंग, उनके लोगो का डिज़ाइन, सारी चीज़ें मैंने उनकी प्रेजेंटेशन में रेडी की हुई थी। और अगर आप भी इसी तरह अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके क्लाइंट को सेंड करेंगे, मतलब आप कम से कम 5 से 6 मॉकअप डिज़ाइन करें और अपनी लोगों की मीनिंग बताएं कि आपने क्या सोच के डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ किए, कलर सजेशन बताएं, फ़ॉन्ट बताएं कि आपने कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ किए, फ़ॉन्ट्स का साइज़ क्या रखा है, फ़ॉन्ट्स क्यों यूज़ किए। जब आप ये सारी चीज़ें एक प्रेजेंटेशन में तैयार करके क्लाइंट्स को देंगे तो हो ही नहीं सकता क्लाइंट आपकी डिज़ाइन रिजेक्ट करे, और इस मेथड को अप्लाई करने से लोगों के अप्रूव होने के चांस डबल हो जाते हैं। तो अब आते हैं टिप नंबर 7 की तरफ, 2 to 3 नाउन मेथड। अब ये वाली जो टिप है, इससे लोगो डिजाइन का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई आपकी जो कंपनी है आप उसको 2 से 3 वर्ड्स में डिफाइन करें, या फिर आप हमें 2 से 3 वर्ड्स ऐसे बताएं जो आपकी कंपनी को डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट थे जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लाइक उनका जो कंपनी का नाम था हजारा कंस्ट्रक्शन, वो अपनी कंपनी में आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन करते थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी कंपनी के लिए 2 से 3 वर्ड्स बताएं जो आपकी कंपनी को डिस्क्राइब करते हो, शायद से उन्होंने मुझे 3 से 4 वर्ड दिए थे, जिसमें थे मॉडर्न, रिलायबल और इस तरह करके कुछ वर्ड से आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब आपको क्लाइंट उसके वर्ड्स बता देता है तो उससे आपको लोगो टाइप का अंदाजा हो जाता है। अब जैसे उन्होंने हमें कहा है कि मॉडर्न और रिलायबल, अब हम क्या करेंगे कि जो मॉडर्न एलिमेंट्स होते हैं उनको भी लोगो में यूज़ करेंगे, और जो रिलायबल एलिमेंट्स होते हैं जो रिलायबिलिटी को शो करते हैं उन एलिमेंट्स को भी हम यूज़ करेंगे। और याद रहे कि हम नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे कि मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उठा के मैच कर दिया, नहीं, हम उन एलिमेंट्स को मिनिमल करके यूज़ करेंगे ताकि वो एक यूनिक नज़र आए, और इस मेथड से लोगो डिजाइनिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। टिप नंबर 8, चेंज योर लोकेशन। जब आप किसी भी डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? क्रिएटिविटी, राइट? और क्रिएटिविटी उस वक्त तक नहीं आती जब तक आपका माइंड फ्रेश ना हो, और माइंड को फ्रेश रखने के लिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ, आप अपनी लोकेशन चेंज करते रहें। लाइक अगर आप ट्रेवल कर सकते हैं तो ट्रेवलिंग को सबसे ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप ट्रेवलिंग नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपनी जो वर्क प्लेस है उसको चेंज करते रहें। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी स्क्रिप्ट मैंने घर में बैठ के लिखी थी और रिकॉर्ड में या स्टूडियो में कर रहा हूँ। इस तरह से अगर आप अपने वर्क प्लेस चेंज करते रहेंगे तो आपका माइंड कभी भी बोर नहीं होगा और हमेशा फ्रेश रहेगा, और जब माइंड फ्रेश रहता है तो आप क्रिएटिव भी रहते हैं। टिप नंबर 9, अब चलते हैं इस वीडियो की सेकंड लास्ट टिप, जो कि गैलीलियो इफेक्ट। इस टिप में बेसिकली 2 चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज कि जब भी आप अपनी लोगों को व्हाइट बैकग्राउंड से डार्क बैकग्राउंड की तरफ लेके जाएं तो उसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें, क्योंकि लाइट कलर डार्क बैकग्राउंड पर ज्यादा बड़ा लगता है इसके अपोजिट कलर से। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ योर लोगो। मान लो आपने एक लोगो डिजाइन किया जिसमें जो मैंने पिछली 9 टिप्स शेयर की आपके साथ,
आपने वो सारी फॉलो की हैं। आपने प्रेजेंटेशन भी तैयार की, आपने गूगल या कोई और सॉफ्टवेयर ओपन किए बगैर ही स्केचेस भी स्केच किए मिनिमम 15 to 20। आपने फाइनलाइज करके प्रेजेंटेशन भी तैयार की, आपने सब कुछ कर लिया, कलर सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से की, कर्निंग भी कर ली। बट अगर आपने इस टिप को फॉलो नहीं किया तो सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। क्योंकि देखिए, मैं और आप अकेले नहीं है डिज़ाइनर इस दुनिया में। जो कुछ हम सोच सकते हैं उसी तरह का और लोग भी सोच सकते हैं, क्योंकि वी ऑल हैव सेम माइंड्स। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो लोगों को हम डिज़ाइन कर सकते हैं वो कोई और भी उसी तरह का डिज़ाइन कर सकता है। अब इसका हल क्या है, जब अपनी लोगों को डिज़ाइन कर लें तो आप उसकी स्क्रीनशॉट या फिर कोई नॉर्मल फाइल एक्सपोर्ट करके उसको आप गूगल सर्च इमेज, शटरस्टॉक सर्च इमेज और जो दूसरे इमेज सर्च इंजन है वहाँ पर इमेज सर्च के थ्रू सर्च कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो लोगो आपने डिज़ाइन किया है उस तरह का कोई लोगो या उस डिज़ाइन का कोई लोगो इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये स्टेप नहीं किया और क्लाइंट को फाइल डिलीवर कर दी तो आपको अपने प्रोजेक्ट की पेमेंट तो रिफंड करनी पड़ेगी, साथ में आप अपना एक अच्छा क्लाइंट भी खो दोगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसका पार्ट 2 भी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब।